आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान सियासी बदहाली का शिकार है कि पाकिस्तान दाखिली और खारजी सरहदों पर भी बदहाली का शिकार हो चुका है। अगर अमीक नजरों से हम जायजा लें, डॉट्स कनेक्ट करके अगर हम एक तस्वीर बनाएं तो हमें समझ आती है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती। अवामी नुमाइंदों को फिलहाल असेंबली में, पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर फिर एक दहशतगर्दी की जो फजा है उसकी शुरुआत हो जाती है। अमेरिका से कोई इंपोर्टेड वजीर आजम और वहां से कोई टेक्नोक्रेट लाकर आपके सर पर बिठा दिए जाए। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और मैं हूं शफकत हमीद संधू, एडवोकेट। हमने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हमें 2023 अक्टूबर की बजाय 2024 अक्टूबर में भी होते नजर नहीं आ रहे, बल्कि ये 2025 में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान सियासी बदहाली का शिकार है। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान दाखिली और खारजी सरहदों पर भी बदहाली का शिकार हो चुका है और मजीद इसमें खराबी का अंदेशा है। इलेक्शन 2025 में क्यों होने जा रहे हैं, ये हमने कोई उड़ता हुआ तीर नहीं पकड़ा, ये हमने कोई हवा में नहीं छोड़ी। अगर अमीक नजरों से हम जायजा लें तो हमें सारी सूरत हाल के जो डॉट्स कनेक्ट करके अगर हम एक तस्वीर बनाए तो हमें समझ आती है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं करा सकती, ना ये इलेक्शन कराएगी। और जब ये हुकूमत जवाब दे देगी उन तमाम अनासर को जिनकी वजह से ये हुकूमत में आए हैं ये लोग, तो फिर एक नई हुकूमत जो है वो बनाने की कोशिश की जाएगी और अवामी नुमाइंदों को फिलहाल असेंबली में, पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? इस क्यों का जवाब यह है कि आपको मैं थोड़ा सा एक जायचा देना चाहता हूं जिससे यह ड्राइव किया जा सकता है कि हम ये बात ठीक कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2022 में आप अचानक सुनते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर तरस आया, अवाम के ऊपर तरस आया और सैलाब ज़दगान के ऊपर तरस आया, कोविड-19 के इफेक्टिव के ऊपर भी तरस आया। और दिसंबर 2007 में ऐलान किया गया कि $7.3 मिलियन कोविड-19 के मुतासरीन या कोविड-19 के लिए जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और जो इलाज मुआवजा में खर्चा करते हैं, यूएसएड के जरिए वो हमें देने की कोशिश की गई और दे दिया गया। हम खुश हो जाते हैं जब हमें पैसे बाहर से मिलते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप 13 दिसंबर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जिसमें राना सनाउल्लाह ये ऐलान करते हैं कि जो जौहर टाउन में 2021 में बम ब्लास्ट हुआ था हाफिज सईद साहब की रहायशगाह के बाहर, जिसमें कि उनको हाउस अरेस्ट भी किया जाता है, उसके मुल्जमान पकड़े गए हैं, उसके सस्पेक्ट पकड़े गए हैं और ये इंटेलिजेंस ने और इंटेलिजेंस अदारों ने ये बताया है कि ये राब्ते रॉ की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ जाकर मिलते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर फिर एक दहशतगर्दी की जो फजा है उसकी शुरुआत हो जाती है। फिर आप देखते हैं राना सनाउल्लाह के इस ऐलान के फौरन बाद 14 दिसंबर को सेंट कॉम अमेरिका के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला पाकिस्तान में आते हैं और 2 दिन वो यहाँ पर क्याम करते हैं, 14 दिसंबर से 16 दिसंबर। और इस दौरान वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलते हैं और वो सरहदों का दौरा करते हैं और बयान देते हैं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें जो है वो बहुत अच्छी हैं, वो उनको सराहते हैं। और सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन हैं उनके लिए उन्होंने नेकाशात का इजहार किया और उन्होंने दीगर मामलात पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि माइकल एरिक जब 14 से 16 दिसंबर यहाँ क्याम करने के बाद चले जाते हैं
तो उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई ऐसे दहशतगर्दी की फजा नहीं थी। वो 16 दिसंबर को जब वापस जाते हैं तो स्पोक्समैन ऑफ व्हाइट हाउस नेड प्राइस अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान की मदद करने की वो ख्वाहिश रखते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं और वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का ख्याल करना चाहते हैं। उन्हें एक महफूज पाकिस्तान और एक महफूज अफगानिस्तान की जरूरत है। फिर उसके बाद आपको मैं आगे लेके चलता हूं। 16 दिसंबर को माइकल एरिक कोरेला पाकिस्तान से वापस जाते हैं और वो वापस पहुंचते हैं तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जो हैं नेड प्राइस, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया जाता है 16 दिसंबर को ही कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ता है तो हम भी उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और एक महफूज अफगानिस्तान और एक महफूज पाकिस्तान हमारी जरूरत है और खित्ते की जरूरत है। जबकि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक कोई खास दहशतगर्दी नहीं थी, लेकिन उन्हीं दिनों में अफगानिस्तान की तुरखम सरहद पर जो है वो छेड़छाड़ शुरू हो गई। और इससे कबल 13 दिसंबर को राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला ने एक ऐलान किया था कि जौहर टाउन के अंदर 2021 में हाफिज सईद साहब के घर पर जो एक बम ब्लास्ट हुआ था उसके जो मुल्जमान पकड़े गए हैं उनसे ये खबर मिली है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि वो रॉ के एजेंट थे और रॉ की तरफ से फंडिंग की गई थी। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की फजा जो है वो कायम होना शुरू हो गई और एक सेंस बनना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी मौजूद है। फिर मैं आपको लेके चलता हूं 18 दिसंबर को बन्नू के अंदर सीटीडी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ जो गिरफ्तार अफराद थे वो 35 के लगभग थे। उन्होंने वहां के जो मुलाजमीन थे सीटीडी के उनको यरगमाल बना लिया, उनमें से 2 को शहीद कर दिया और 3 दिन तक उन्होंने हॉस्टाइल करके रखा वहां के तमाम मुलाजमीन को और वहां से महफूज रास्ता और हेलीकॉप्टर मांगते रहे। और 20 दिसंबर तक ये सिलसिला जो है एक दहशत की फजा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बनी रही और 20 दिसंबर को वहां पर गुरेला एक्शन करके 20 मिनट के ऑपरेशन में उन तमाम अफराद को जिन्होंने हॉस्टाइल किया था उनको कत्ल कर दिया गया और वहां से हमारे जो यरगमाली जो मुलाजमीन थे सीटीडी के उनको वागजार कराया गया। लेकिन एक दहशतगर्दी की फजा जो है वो कायम हो जाती है। फिर उसके फौरन बाद 23 दिसंबर को बहुत लंबे अरसे के बाद इस्लामाबाद के अंदर एक दहशतगर्द पहुंच जाता है। वो खुद को एक टैक्सी ड्राइवर समेत ब्लास्ट करता है और उसके अंदर हमारा एक सिपाही और टैक्सी ड्राइवर शहीद हो जाते हैं, जबकि दहशतगर्द खुद को भी उस सुइसाइड बॉम्बिंग के अंदर उड़ा लेता है और दहशतगर्दी को मजीद फरोग मिलता है और एक सेंस जो है वो मजीद डेवलप होती है कि दहशतगर्दी मौजूद है। फिर उसके बाद 24 दिसंबर को बलूचिस्तान के अंदर 4 ब्लास्ट होते हैं, जिनमें 3 ब्लास्ट कोयटा के अंदर होते हैं, ये ISPR की रिपोर्ट है। और चौथा ब्लास्ट जो है वो कोल्लू के अंदर होता है, जिला कोल्लू के अंदर कोहान के मुकाम पर, जहां पर हमारे 5 जवान जामे शहादत नोश करते हैं, जिसमें बहुत ही कीमती जान जो है वो हमारे कैप्टन फहद जो है उनकी गई। फिर उसके बाद लांस नाइक, बहुत ही कीमती जानें होती हैं। लांस नाइक इम्तियाज इस जो है वो लैंड माइन का शिकार हो गए और उसके बाद 3 सिपाही जिनमें असगर, मेहरान और शमून शामिल हैं, उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। तो मेरा ये सारा थीसिस ये कह रहा है कि ये पे दर पे वाकयात जो है ये उस अमदाद की ऑफर के बाद शुरू हुए हैं, जिससे मुबैना तौर पर यह शक कायम होता है कि दहशतगर्दी जो है ये इंटरनेशनली प्लान की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ताकि यहां पर दहशतगर्दी हो, हम उनको मदद के लिए पुकारे, उनका मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ थामे और वो इस तरह से जो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया था पिछली गवर्नमेंट में,
उसको हम बदल दें और यहां पर हम उनको अपनी एयर स्पेस या अपने जमीनी अड्डे जो है वो फराहम करें। लेकिन अगर ये फैसला किया जाता है, अगर चाहे हमें कोई बेच के जा चुका है और कोई मुआहदा कर चुका है, तो हमें ये हरगिज नहीं करना होगा, क्योंकि हमें अभी तक हमें वो यादें हमने फरामोश नहीं की हैं जो सदर मुशर्रफ ने 9/11 के इंसिडेंट के बाद, अमेरिका का अलाई बनने के बाद जो है वो इस मुल्क में वो नकूज छोड़े, जिसमें हमने थोड़ी सी अमदाद के एवज $200 बिलियन का कोलेटरल डैमेज बर्दाश्त किया। पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आवाम ने, और पाकिस्तान की आवाम ने 70,000 जानें गंवाई और किसी की लड़ाई लड़ते हुए हमने अपने इन जो है अपनी आवाम में से 70,000 अफराद को कुर्बान कर दिया। और बदले में हमें क्या मिला? ना हमें अमेरिका मिला, ना उसकी दोस्ती मिली, और हमें बिल्कुल तनहा छोड़ दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, ये सारा थीसिस मेरा हमें उस तरफ लेकर जाता है जो मैं ये बात करता हूं कि हमें मुस्तकबिल करीब में अक्टूबर 2023 में इवन इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। अब मैं कोरिलेट करूंगा इन तमाम वाकयात को कि ये सियासी तौर पर किस तरह से असरअंदाज होंगे, तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये खुद से इलेक्ट होकर नहीं आई थी। ये अदम एतमाद की एक तहरीक के बाद एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आई थी, जिनके यकीनन कुछ ना कुछ वादे होंगे जिन्हें पूरा करना उनको अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए जरूरी होगा। लेकिन हमें यह भी नजर आता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये फेल हो चुकी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट 1 पॉइंट एजेंडे पर अवाम के सामने नमूदार हुई थी, और वो 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, मुल्क के मुआशी और इक्तिसादी मसाइल जो हैं वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अब इस गवर्नमेंट के अंदर ना तो पेट्रोल उस कीमत पर मिल रहा है, पेट्रोल जो कि उस वक्त अगर 150 रुपए पर था तो इस वक्त 250 रुपए पर है, और आटा जो कि उस वक्त अर्जा दस्तियाब था अब 150 रुपए फी किलो तक उसकी कीमत जा पहुंची है। रोटी 25 रुपए की और नान 35 रुपए का बताया जा रहा है। दूध 100 रुपए की बजाय 250 के करीब किलो पर जा चुका है। डॉलर हमारे ना तो खजाने में है, ना आवाम के पास है, ना इंपोर्टर के पास है, ना एक्सपोर्टर के पास है। हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से $6 अरब रह गए हैं, जिनमें से $3 अरब हमारे एक हमसाया मुल्क का कर्ज है और $3 अरब किसी दूसरे मुल्क की अमानत हमारे पास पड़ी है, जिसे हम खर्च नहीं कर सकते हैं। हमारी फॉरेन जो ऑफिस हैं दूसरे ममालिक के अंदर, हमारी जो एम्बेसीज और कमीशन ऑफिस हैं, वहां पर तनख्वाहें नहीं जा रही हैं, वहां से खत आ रहे हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है वो जाकर वजीर आजम को बता रहे हैं कि उनको अपने महकमों में तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। ऐसी गवर्नमेंट को अब वो एड चाहिए जिससे वो पाकिस्तान के इस मुआशी दलदल में फंसे हुए माहौल को बेहतर करके अगले इलेक्शन में जा सके। लेकिन चूंकि वो नामुमकिन नजर आता है, लिहाजा हमें इस गवर्नमेंट का सर्वाइवल भी मुश्किल नजर आता है। और अब ये गवर्नमेंट हमारे ख्याल के मुताबिक, हमारे थीसिस के मुताबिक, अब ये गिव अप करेगी। गिव अप करके ये गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अवाम के हवाले करने नहीं जा रही है, क्योंकि उससे कोई ऐसी पार्टी हुकूमत में आ सकती है जो इन वादे वाईद को जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना तौर पर किए जा चुके हैं उनको कंटिन्यूटी दे। लिहाजा किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ जो है वो कायम किया जाएगा, और ये बिल्कुल इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के उसकी साजिश, उसके प्रोग्राम और उसके प्रोपेगेंडा के मुताबिक होगा कि वहां से अमेरिका से कोई इंपोर्टेड वजीर आजम और वहां से कोई टेक्नोक्रेट लाकर आपके सर पर बिठा दिए जाए, जिस खदशे का इजहार पीटीआई के स्पोक्समैन फवाद चौधरी भी कर चुके हैं, और ये कह चुके हैं कि एक दिन पहले जो इलेक्शन उन्हें मार्च अप्रैल में होता हुआ नजर आ रहा था, अब वो उन्हें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और हमें उनसे पहले ही ये इलेक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पर अपने इस थीसिस को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई हल भी है इस सिचुएशन का,
और वो हल ये है कि इनफरादी तौर पर हर कोई ये कोशिश करे और इतना दबाव बढ़ा दे कि हमारी ये गवर्नमेंट इस हुकूमत को टेक्नोक्रेट हुकूमत के रूप में तब्दील करने की बजाय इंटरनेशनल मसीहाओं को ये बता सके कि अवामी रद्द अमल बहुत सख्त है, लिहाजा हमें आम इंतखाबात में जाना पड़ेगा और आम इंतखाबात में जाने के बाद जो अवामी गवर्नमेंट मार्ज वजूद में आएगी, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को उनके साथ अगले मुआहदों पर नजरसानी करते हुए नए मुआहदों के अंदर जाना होगा और वो हुकूमत जो अवाम की होगी वो ये बेहतर फैसला कर सकेगी कि हमने 70,000 जानें दोबारा दाव पर लगानी है, हमने 200 अरब डॉलर का कोलेटरल डैमेज जो कि हमने माजी में हमने बर्दाश्त किया था, क्या हमने उस तरह के खदशात को मुंह लेना है या हमने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और अपने हमसायों से मामलात तय कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज़ यूएसए से शफकत संधू को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए।